साथियों, कॉम्पटेरिया यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से कॉम्पटेरिया भारत के सामाजिक आर्थिक विकास जो कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है, उस पर लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहा है। जिस क्रम में मैं शिक्षा टॉपिक आज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको परिभाषित करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है इस समय टॉपिक। आइए बिना समय गवाए कॉम्पटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को सुनिए। शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के क्या विचार थे, पहले इस पर प्रकाश डालेंगे। प्लेटो ने कहा है कि संसार में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर कोई वस्तु है तो शिक्षा है। अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और सृष्टि के बीच समन्वय स्थापित करती है। और महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ गुणों के प्रस्फुटन से है, जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पूर्व में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति। इस प्रकार से भारत में हम शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालते हैं कि भारत में शिक्षा किस प्रकार विकसित हुई। प्राचीन काल से ही भारतीय विद्वान अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में फारस, यूनान, मिस्र, चीन और तिब्बत से विद्वान हिंदुओं के गुरुकुल, बौद्धों के मठों में ज्ञानार्जन के लिए आते थे। गुरुकुलों के साथ साथ नालंदा, तक्षशिला, कांचीपुरम इत्यादि विश्वविद्यालयों में शिक्षा पद्धति परंपरागत थी, तथापि उनकी रुचि सिर्फ धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र और भाषा शास्त्र में थी। सुश्रुत और चरक जैसे चिकित्सा शास्त्री और भास्कराचार्य जैसे खगोल शास्त्री और गणितज्ञ तर्क आधारित विद्या के शोध में लगे हुए थे। उन्होंने सकारात्मक ज्ञान का प्रसार किया, लेकिन वे समाज को आधुनिक विज्ञान की दिशा में अग्रसर करने में कामयाब नहीं हो सके। मध्यकालीन समय में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बावजूद लोगों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुओं की तरह मुसलमानों के विचार भी पारंपरिक थे और वे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर देने के बजाय धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा पर जोर देते थे। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के महत्व को पश्चिमी यूरोप में भी 17वीं शताब्दी के बाद ही, यानी कि 19वीं सदी में महत्वपूर्ण माना गया। जब पुर्तगाली और अन्य पश्चिमी व्यापारियों ने भारत के विभिन्न भागों में अपने व्यापार केंद्रों की स्थापना की, तो उनके साथ आए धर्म प्रचारकों ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पद्धति की स्थापना की। उनका उद्देश्य लोगों को इससे प्रभावित करके ईसाई धर्म में धर्मांतरित करना था। सर्वप्रथम 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत के कोच्चि में जेसुइट पादरियों द्वारा मुद्रण की स्थापना की गई। जब प्रोटेस्टेंट डेंस ने ट्रैंकुबार में अपने केंद्र की स्थापना की, तो 1706 ईस्वी में न्यू टेस्टामेंट का तमिल में अनुवाद किया। उन्होंने एक तमिल शब्दकोश का भी निर्माण किया। ईसाई धर्म के प्रचार की अपनी आकांक्षा के कारण उनके द्वारा भाषा शिक्षण की आधुनिक पद्धति का विकास किया गया। सन 1727 में भारत में आए प्रोटेस्टेंट मिशन ने मद्रास, तंजौर और अन्य स्थानों पर विद्यालय की स्थापना की। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करें। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1784 ईस्वी में
भारत के तंजौर में स्थापित प्रथम विद्यालय में अंग्रेजी, तमिल और हिंदी के अतिरिक्त अंक गणित और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। कंपनी ने यह महसूस किया कि वह शिक्षा के माध्यम से भारतीय जनता और समाज पर अपना प्रभाव शीघ्र छोड़ सकेगी। इसलिए कंपनी के वित्तीय सहयोग से अधिकाधिक विद्यालयों की स्थापना प्रारंभ हुई। सन 1784 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम युवकों में शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ इस मदरसा में शिक्षा का माध्यम अरबी था। उन्होंने 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स का इसमें प्रमुख उद्देश्य लोगों को हिंदू कानून और मुस्लिम कानून में प्रशिक्षित करना था, ताकि ब्रितानी कंपनी द्वारा स्थापित न्यायालय में मदद मिल सके। भारतीय शिक्षा के प्रसार में अगला महत्वपूर्ण कदम लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता में महाविद्यालय की स्थापना था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के लोक प्रशासकों को भारतीय भाषाओं, हिंदू एवं मुस्लिम कानूनों और भारतीय इतिहास में शिक्षित करना था। इस प्रकार 19वीं सदी के प्रारंभ में 3 तरह के विद्यालय थे। भारतीय जनता या भारतीय शासकों द्वारा स्थापित विद्यालय, जिसमें संस्कृत या अरबी, फारसी या भारतीय भाषाओं के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरे प्रकार के विद्यालय मिशन द्वारा स्थापित थे, जिनमें अंग्रेजी और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तीसरे प्रकार के वे विद्यालय थे जो सरकारी थे, जिनमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। 1813 ईस्वी के चार्टर के अनुसार भारत को प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कंपनी के निदेशकों के मतानुसार इस राशि का उपयोग पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए करना था। सन 1823 ईस्वी में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वार्षिक अनुदान देने के लिए लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शैक्षिक सुधार 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम, इसमें सरकार को प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कंपनी के निदेशकों के मतानुसार इस राशि का उपयोग पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए करना था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1854 में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना तैयार करना था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसकी प्रमुख सिफारिशें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन तथा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना। हंटर कमीशन 1882। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय सुझाना था। आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, हाई स्कूलों में प्रवेशिक परीक्षाओं, महिला शिक्षा को बढ़ावा तथा शिक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन की सिफारिश की। सैडलर आयोग 1917। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसमें 2 भारतीय, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। समिति ने इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से पृथक, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन, स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एवं महिला शिक्षा आदि की सिफारिश की। आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाया गया और विश्वविद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई। हार्टोंग समिति 1929। सरकार ने शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए
वर्ष 1929 में फिलिप हार्टोन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर बल, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा के बाद औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का सुझाव दिया। वर्धा योजना 1937। अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना तथा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में शिक्षा पर लिखे गए लेखों के आधार पर बुनियादी शिक्षा के विकास हेतु वर्धा योजना प्रस्तुत किया गया। इसके तहत 7 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा छात्र की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। सार्जेंट योजना 1944। वर्ष 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इसने देश के प्रारंभिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने, 6 से 11 वर्ष तक बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने और उच्च विद्यालय में विद्या विषयक तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक विद्यालय के प्रावधान पर जोर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शैक्षिक सुधार। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949। वर्ष 1948 में गठित राधा कृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन कर अनेक सुझाव दिए। आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन क्रमों में सुधार, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं रखना, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आदि सुझाव रखे। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। मुदालियर आयोग 1952 से 1953। वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा के विकास के संबंध में चेन्नई विश्वविद्यालय के कुलपति मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर कमीशन गठित किया गया था। आयोग ने स्कूलों की 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों के साथ जोड़कर 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करना, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करना, विद्यालयों में कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति करना, कोर विषयों को आवश्यक किया जाना तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करना जैसे अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इन सुझावों के फलस्वरूप ही अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जिसे 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के रूप में पुनर्गठित कर इसके क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया। नाउ कोठारी आयोग 1964 से 1966। इसका गठन UGC के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में वर्ष 1964 में किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 1966 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने शिक्षा के 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, त्रिभाषा सूत्र, पत्राचार पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षकों हेतु रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, सायंकालीन विद्यालय और कॉलेज, तकनीकी हाई स्कूल की व्यवस्था किए जाने हेतु विविध सुझाव दिए। इसके महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर ही स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति बनाई गई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा पर व्यय होने वाले राष्ट्रीय आय के 2.5% भाग को बढ़ाकर 6% तक करना, संपूर्ण देश में शिक्षा की एकरूपता बनाए रखने हेतु 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, त्रिभाषा सूत्र, अल्पकालिक और पत्राचार पाठ्यक्रमों को लागू करने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन द्वारा शिक्षा में व्यापक सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके तहत संपूर्ण देश में पाठ्यक्रमों, शैक्षिक स्तरों को एकरूपता और समरूपता प्रदान करने, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व देने, विश्वविद्यालयी स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा तथा ग्रामीण बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु नवोदय विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु ओपन स्कूल को 1989 में स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय स्तर हेतु 1985-86 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संशोधित शिक्षा नीति 1992।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में केप कमेटी का गठन किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों को संशोधित शिक्षा नीति 1992 भी कहा गया है। इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स योजनाओं को अभी आगे तक चलाते रहने का सुझाव दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा को +2 स्तर के अलावा 9वीं और 10वीं कक्षा में भी प्रारंभ करने हेतु सुझाव दिए गए। डॉक्टर यशपाल समिति 1992, इसका गठन डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में बच्चों पर एकेडमिक बोझ कम करने हेतु किया गया। इसने 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बच्चों और अध्यापकों के अनुपात को कम करने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गृह कार्य की प्रथा समाप्त करने, रटने पर बल समाप्त करने हेतु क्विज टाइप प्रश्नों को प्रचलन में लाने, शैक्षिक नवाचारों हेतु स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम और पर्यवेक्षण का विकेंद्रीकरण करने पर जोर दिया। शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण संबंधी समिति 1993। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण पर सुझाव देने हेतु वर्ष 1993 में एक समिति गठित की गई। इसके रूपरेखा में प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु सुझाव दिए गए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। वर्ष 2005 में सरकार ने सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया। आयोग ने सिफारिशें प्रस्तुत की हैं कि पुस्तकालय पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना तथा पुस्तकालय सूचना विज्ञान शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत बनाना, स्कूल में पहली कक्षा से ही प्रथम भाषा के साथ साथ अंग्रेजी की शुरुआत करें तथा कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से उत्तम अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक तैयार करें। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 21A में की गई प्रतिबद्धता के तहत शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून का प्रवर्तन अनिवार्यता केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए तथा इसके लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करें। व्यावसायिक शिक्षा के लिए संसाधन आवंटन में वृद्धि करें तथा नवाचारी आपूर्ति मॉडलों के माध्यम से क्षमता का विस्तार करें। एक राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित करें जो कि संपूर्ण ज्ञान पर एक जोड़ रहित सत्ता के रूप में दृष्टि डालेगा। जस्टिस JS वर्मा समिति 2012। वर्ष 2012 में शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। डॉक्टर K कस्तूरीरंगन समिति 2017। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार किया है। समिति की मुख्य सिफारिशें हैं कि स्कूली शिक्षा में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना को स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करके एक पुनर्गठन का प्रस्ताव। 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा के अधिकांश 2009 को विस्तृत करना। बच्चों के ज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास के चरणों के आधार पर एक 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव। स्कूली शिक्षा पाठ्य सामग्री को कम करना तथा इनमें कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा आदि सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना। स्तरहीन शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षण कार्यक्रमों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में परिवर्तन तथा 4 वर्षीय एकीकृत चरण वाले विशिष्ट B.Ed कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को न्यूनतम डिग्री की योग्यता प्राप्त करना। भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने तथा पाली, फारसी और प्राकृत के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद के व्याख्या संस्थान की स्थापना की सिफारिश। इस प्रकार से कॉम्पिटेरिया पे हमने आज बहुत ही रोचक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक के अंतर्गत शिक्षा पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार से कॉम्पिटेरिया भारतीय सामाजिक और आर्थिक विकास जो कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट
सेक्शन है, इस पर बहुत ही रोचक और संकलित लेक्चर्स तैयार कर रहा है, जिसमें कि आज हमने प्रथम लेक्चर प्रारंभ किया है, जिसमें कि हमने शिक्षा पर प्रकाश डाला, जिसमें नई शिक्षा नीतियाँ और विभिन्न प्रकार की नीतियाँ और भारत में शिक्षा के विकास की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विकास के स्तरात्मक और एक क्रमवार शिक्षा के विकास पर हमने प्रकाश डाला है। तो कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। कॉम्पटेरिया पूर्णतः प्रयास कर रहा है कि सब विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके, और कॉम्पटेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्पटेरिया का एकमात्र संकल्प है, सभी पढ़े सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर कीजिए। कॉम्पटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। एक वृक्ष लगाने का हर एक श्रोता संकल्प लेगा, और एक वृक्ष लगाएं, वातावरण को हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त बनाएं। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।